यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एडुट एरिया के यहाँ पर जो टेस्ट यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है, ये टेस्ट आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है फुल लेंथ टेस्ट 1। अभी तक जितने भी यहाँ पर पेपर हो गए, करीब 13-14 जो पेपर हो गए, उसके बाद यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होता है। अब इससे पहले क्या था, सेक्शनल टेस्ट था, हर सब्जेक्ट का टेस्ट चल रहा था, राइट। अब यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट मतलब होगा जितना भी सिलेबस आपका है जो बीपीएससी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी, राइट, और साइंस, तो ये सब मिला के और आपका पूरा एक पेपर बनेगा 150 वर्ड का, ठीक है, 150 क्वेश्चन का। तो 150 क्वेश्चन में यहाँ से आपको सब पूरा देखने को मिलेगा। इसमें से मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से आपको करूँगा, जैसे सब पेपर कराता आता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिखा रहते हैं कौन कौन सा पेपर कब है, जैसे कि अभी फुल लेंथ टेस्ट है ये पहला, राइट, जैसे ओवरऑल हमारे 14 करीब 14 या 13 पेपर हो गए हैं। उसके बाद स्टार्ट हुआ है फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 1, इसके हिसाब से चलेगा फुल मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, तो ये सब जितना भी है सब फुल लेंथ टेस्ट होगा, ये सब फुल लेंथ पूरा सिलेबस पर। ये क्या 3 अगस्त, मतलब कल 3 अगस्त थी, 3 अगस्त को कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पेपर यहाँ पर 6 अगस्त को होगा, ठीक है, तीसरा 9 अगस्त को यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और चौथा 13, बाकी आप डेट सब यहाँ पर दे रखी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ से इसके अगले दिन आपको यहाँ से जो टेस्ट रहेंगे सब करा देंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी में से निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं, ठीक है। तो देखो पहला बात हमारे यहाँ से होगी, पहली बात यहाँ से संस्कृत नाटक रत्नावली, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, पहली बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हर्ष द्वारा रचित रत्नावली और उनके शासनकाल के दौरान जारी जो यहाँ पर वंशखेड़ा शिलालेख दोनों की हर्षवर्धन के काल के देखे गए थे, 606 से 647 ईस्वी के बीच में, ठीक है। इनके अध्ययन के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, तो यहाँ से पहली बात करेक्ट हो गई। दूसरी बात, फाहियान का यात्रा वृत्तांत, जो हमारा फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ठीक है। तो यहाँ से हर्षवर्धन के शासनकाल में तो गलत हो जाएगा यहाँ। और बांसखेड़ा शिलालेख मैंने आपको बताया कि इसके दौरान लिखी गई रत्नावली और बांसखेड़ा ये दोनों शिलालेख यहाँ पर इसके हर्षवर्धन के काल के देखे गए थे, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर हमारा क्या होगा, 1 और 3 यहाँ से सही है, तो सी यहाँ से इसका पूछा सही उत्तर क्या होगा, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3। आगे क्वेश्चन देखते हैं 2, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है, आंसर हो जाएगा जी पुरातात्विक उत्खनन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जिले सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है। मुख्य रूप से इसकी जो हमारे संबंध पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती थी, ठीक है, पहली बात। सेकंड बात, हड़प्पा काल में से यहाँ पर कोई ताम्रलिपि लेख या शिलालेख धार्मिक ग्रंथ की प्राप्ति नहीं हुई थी। यहाँ पर लिखा है ताम्रपत्र शिलालेख की, गलत हो जाएगा, नहीं हुई थी यहाँ पर कोई प्राप्ति, राइट। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक प्रतीत होती है, लेकिन इसका अर्थ अभी तक यहाँ पर समझा नहीं जा सका है, ठीक है, याद रखना है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके कई स्थलों में प्राप्त मोहरें, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, अन्य सामग्री में हड़प्पा लिपि के यहाँ पर निशान मिले, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आंसर हमारा हो जाएगा दूसरे का ए, पुरातात्विक उत्खनन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो जितनी एक्स्ट्रा बात हम पर बताते हैं उस बात आप A4 पेपर लेके बैठो, उसमें जो आपको नहीं पता है बात, देखो अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप यहाँ पर पॉइंट बना के लिख सकते हो। वो क्या होगा, ये पेपर आपको एग्जाम टाइम पे काम आएगा। जैसे एग्जाम देने जा रहे हो तो करीब 30 से 40 पेज या 50 पेज के नोट्स बन जाएगा, वो आप अपना 1-2 घंटे में पूरा रिवीजन मार सकते हो, 5-6 बार इसको रिवीजन कर सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको यहाँ कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से बोलता हूँ कि A4 पेपर लेके आप इसको समराइज कर दो इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो जो हिस्सा नहीं है आंसर हो जाएगा थेरी का था, ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो थेरी कथा एक हमारा बौद्ध ग्रंथ है जो जैन ग्रंथ यहाँ पर नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये आरंभिक हमारे बौद्ध भिक्षुओं जैसे उनके द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है। ये थेरवाद और बौद्ध धर्म की जो हम पर पाली साहित्य की थी उसका हिस्सा माना जाता था, ठीक है। सेकेंड बात, जो हमारे आचारांग सूत्र और सूत्रतांग कृतांग हैं और व्यर्थकल्प हैं, ये सब हमारी सूत्र सभी महत्वपूर्ण आरंभिक जैन हैं, है ना, जो यहाँ पर साहित्य का हिस्सा मानते थे। लेकिन यहाँ पर जो थेरी गाथा है ये यहाँ पर इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका थेरी गाथा आपको करेक्ट होगा, इसमें से ये जैन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। पहला वाला ये किसका था, बौद्ध का ग्रंथ का है। बाकी आप तीनों जो है ये सब जैन के लिख लेना है नोट्स में अपने। मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था, विनिमय का माध्यम था ये था पढ़, ठीक है, क्या था, पढ़ मौर्य काल में जो हमारा था इसके दौरान यहाँ पर प्रचलित एक चांदी का सिक्का होता था। इन पंचमार सिक्कों का साम्राज्य भर में यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जिसे एक मानकीकृत मौद्रिक प्रणाली के रूप में सुविधा मिलती नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से चौथे का करेक्ट है। क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से बोला है निद्रियाकर्स, डाइमेकस, ओनी सिक्रेट्स और यहाँ पर
अरिस्टोबुलस। तो आंसर हो जाएगा हमारा पांचवें का बी आंसर इसका होगा, करेक्ट आंसर होगा डाइमेकस, है ना। ये भारत जो था सिकंदर के साथ नहीं आया था, ठीक है। डाइमेकस के बारे में देखते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया शासक जो था हमारा, जो एंटियोकस था और डाइमेकस, इनके नमक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजे गए थे, ठीक है। यहाँ पे सिकंदर के दरबार में नहीं होगा, तो यहाँ से आंसर हमारा बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, ठीक है। भारत में जो स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है, आंसर हो जाएगा हमारा, एक तो देखो, एक हो जाएगा मिताथल, ठीक है। मिताथल और जो हमारा बनावली है, ये वर्तमान भारत में स्थित हड़प्पा स्थल है, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ पर है दोनों, ये दोनों हरियाणा में, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा हमारा पंजाब के जो पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर अमरी, जो अमरी यहाँ पर हो जाएगा, ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। दोनों बात याद रखना। आपसे पूछेगा कि पास से पाकिस्तान में कौन सा स्थित है, तो अमरी और आपका हड़प्पा, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो आंसर इसका है फाइनली 2 और 3 इससे करेक्ट है, तो सी करेक्ट है छठे का। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी, आंसर हो जाएगा सातवें का, ये की थी कुक्कल प्रथम ने, ठीक है। किसने की थी, कुक्कल प्रथम, राइट। तो कलचुरी वंश जो था मध्य प्रदेश की स्थापना कुक्कल जो हमारा प्रथम ने लगभग 845 ईस्वी में की थी। उसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था, और कलचुरी संभवतः यहाँ पर चंद्रवंशी क्षत्रिय माने जाते थे, ठीक है। कुक्कल जो थे प्रथम, इन्होंने प्रतिहार के शासक में जो भोज और यहाँ पर उनके सामंत थे, उनकी युद्ध में हराया था, और उनसे तुरुस्क वंश की जो कोंकण था उस पर भी यहाँ पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो यह बातें आपको जितनी है याद रखनी है। आंसर आप पे सातवें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8वां। मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी। पहली बात तो याद रखनी कि हमारा जो मिनहाजुल सिराज था, इसने ये पुस्तक लिखी थी, ये बात एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दूसरा कि यहाँ पर इसने किसको समर्पित की थी, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा, ये समर्पित की थी नसरुद्दीन महमूद को, ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जो हमारा मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी को दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद को यहाँ पर समर्पित किया था। उन्होंने ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो वृत्तांत था नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान दिल्ली के काजी के रूप में काम करते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और पुस्तक का नाम यहाँ पर सुल्तान के नाम पर रखा गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायण की उपाधि दी थी, आंसर हो जाएगा 9वें का से रामचंद्र देव, ठीक है। रामचंद्र देव क्या होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो यहाँ से 9वें का हमारा यहाँ से 1 से करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के बीच में देवगिरी में शासक जो हमारे रामचंद्र देव थे, इसको सुल्तान के अधीन के रूप में यहाँ पर जो रायन था उसका यार से यहाँ पर था कि राजा के द्वारा दी गई जो उपाधि वो दी गई थी, ठीक है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पकड़े जाने के बाद में रिहा किए जाने के बाद रामचंद्र देव को सम्मान के साथ यहाँ पर व्यवहार किया गया था और उपहार दिया गया था, और दिल्ली के जो सल्तनत थे उसके अधीन यहाँ पर एक जागीरदार के रूप में शासन करने की अनुमति भी दी गई थी, ठीक है। तो याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। 9वें का यहाँ से ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे ये प्रताप रुद्रदेव थे, ये क्या थे, ये देखो ये थे दक्कन में जो हमारे काकतीय वंश से उसके अंतिम शासक था, ठीक है। याद रखना है इसको भी। वीरबल्लल क्या था, वीरबल्लल वे दक्षिण भारत में होयसल वंश के शासक थे, और होयसल का सामना अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं से हुआ था, ठीक है। सुंदर पांडे क्या थे, सुंदर पांडे ये तमिलनाडु में पांडे वंश के शासक थे, और पांडे को यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति की जो मलिक काफूर थे उनके आक्रमणों का सामना करना पड़ता। तो तीनों बातें आपको एक्स्ट्रा भी याद रखनी है, और 9वें का जो आंसर हो जाएगा ए सही है। क्वेश्चन 10। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है, ये क्या है, ये है क्या, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा 10वें का, ये है एक सूबा और परगना के बीच की एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं थी, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट इसका 10वें का पूछा है, कौन सा सही होगा, तो हमारा ये स्टेटमेंट होगा जो इस स्रोतों को चकला शब्द का सही प्रयोग बताता है, ठीक है। 10वें का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो, शाहजहां के शासनकाल में परगना और सरकारी जो जिला होता था, सरकार या फिर जिला इसको बोलते थे, उसके बीच एक प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया गया था जिसे चकला कहा जाता था, ठीक है, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे, राइट। शाहजहां के शासनकाल में है, याद रखना है। ये भी पूछ सकता है कि ये जो चकला था ये किसके शासनकाल में यहाँ पर देखा गया था, ठीक है। तो ये हमारा जो था एक सूबा प्रांत, उसके भीतर एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई होती थी, और इसे परगना में विभाजित यहाँ पर किया जाता था। चकला सरकार का पर्याय
नहीं था। कभी कभी यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में सरकार की जगह रहता था और उसके साथ मौजूद रहता था। तो इसी बात है आपको याद से याद रखनी है। आंसर 10 हो जाएगा आपका सी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, एक एक बातें आप देखो, जो आपको जैसे स्टेटमेंट हो गया तो पोस्ट करके आपको बातें एक एक लिख लेनी, क्या क्या बातें यहाँ पर बताई जा रही है। क्योंकि सब देखो, आपका पेपर जो टेस्ट सॉल्व कर रहे हो इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जो आप ये सब चीज़ें नोट करके लिख लोगे, वरना आप पूरे दिन पेपर करते रहो, ठीक है, पूरा साल पेपर करते रहो और पेपर में जाओगे गलत क्वेश्चन करके आओगे। लोग बोलते हैं कि सर इतना पढ़ा उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर इतना मैंने किया उसके बाद भी पढ़ के जाते हैं लेकिन पेपर में आंसर ही नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे इस पढ़ लिया उसके बाद छोड़ दिया, हाँ ठीक है मुझे याद रहेगा, राइट, कुछ बातें लिखी वरना नहीं। तो आपको सीरियस होकर लिखना है, आपको एक एक बात आपको जो नहीं आती है ये अगर आती है आपको लिखना है, नोट्स बनाना है इसके, तो आप जरूर बहुत जरूरी होता है पेपर के नोट्स बनाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट हो रहा है तो आप सीधे जाके यूट्यूब पे मुझे या फिर जो टेलीग्राम है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप बता सकते हो अपना, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी 1 मंथ है, ठीक है, 1 मंथ में बहुत कुछ हो सकता है, राइट। तो अच्छे से पढ़ना है, टेस्ट सॉल्व करना है, प्लस आपका स्टैटिक टॉपिक भी कवर करना है, ठीक है। बाकी आप कुछ बोलोगे, कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बोलो, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 देखते हैं। बस क्या ईमानदारी से और अच्छे से पढ़ना है, राइट। जैसे कि मैं ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूँ, करा रहा हूँ, एक एक चीज़ यहाँ पे देखो, मैं बताते बताते भूल जाता हूँ कि कौन से क्वेश्चन में भी पढ़ आ गया हूँ, ठीक है। तो इतना आपको क्लियरिटी रखना है कि जो चीज़ आप कर रहे हो तो उस पर आपको पूरा फोकस होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन 11, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था? आंसर हो जाएगा 11 का आंसर डी। ये कब किया था? 1679 में, राइट। औरंगजेब ने 1679 में जो हमारा गैर मुस्लिम नागरिकों को जजिया कर लगा दिया था, ठीक है। और औरंगजेब ने सबसे पहले मारवाड़ में जजिया के यहाँ पर वसूली का आदेश दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहाँ पर दिया था? मारवाड़ में दिया था, ठीक है। तदुपरांत पूरे साम्राज्य में लागू किया गया था। जजिया को अंतिम रूप से 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, 11 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12, 1920 की खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में हुई थी जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का उद्देश्य किया था? आंसर हो जाएगा 12 का सी, इलाहाबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार इंगित करता है? ठीक है, देखो सही जो पे बात है उसको इंगित करेगा। पहले आएगा जो पार्लियामेंट्री सुधार था 1909 में, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर है? ए के बाद आएगा आपका डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ठीक है, ए के बाद आएगा डी। उसके बाद आएगा आपका गांधी अरविंद समझौता 1931। गांधी अरविंद समझौता किधर है? ये 1931। और जो अगस्त प्रस्ताव यहाँ पर होगा, बाद में आएगा कब? 1940, ठीक है। तो इसके साथ देखो चारों बातें एक साथ यहाँ पर बता रखी हैं। तो कौन सी बातें एकदम से लाइन से सब साथ आ रही हैं? तो आप यहाँ पे देखोगे इसके हिसाब से, और आपका आंसर जो हो जाएगा 13 का, ये हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट, पार्लियामेंट्री सुधार, जलियांवाला हत्याकांड, इरविन समझौता और लास्ट में अगस्त प्रस्ताव मैंने आपको बताया। ये सब बातें आपको सही होगी। जो आपको सर नहीं पता था सर आप लिख सकते हो कौन कौन सी कब घटनाएं हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो बिल्कुल भरोसा नहीं रहना है कि यहाँ पर जो बीपीएससी था लास्ट टाइम पेपर एकदम इजी दे दिया था, तो कुछ नहीं कह सकते हो, शायद इस बार थोड़ा सा टफ बना दे, है ना। तो मैं सब टाइप के पेपर करा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इजी पेपर ये वाला, है ना। बाकी जो इतने पेपर थे, खान सर का पेपर तो सबसे टफ पेपर है अभी तक का, जितने क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के कराए गए हैं उसमें, ठीक है। अगर क्वेश्चन वहाँ से टफ पूछता है तो खान सर वाले पेपर से कुछ क्वेश्चन मैच होंगे, राइट, याद रखना है। क्वेश्चन 14, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 14 का ऐसे डी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा ये कुश्ती दोनों क्लबों के यहाँ पर क्या स्थापना की थी? उन्होंने भारतीय युवाओं को बहादुर और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने और इन क्लबों का गठन किया था कि यहाँ पर क्या जो ब्रिटिश शासन थे उनका विरोध किया जा सके, ठीक है। आपसे बोलेगा कि जो ये लाठी अखाड़ा क्यों विकसित की थी क्लब, है ना, क्या इसका उद्देश्य था? क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन थे उसका विरोध कर सके और उन पर लड़ सके, ऐसे करके यहाँ पर बताओगे आप, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 14 हो गया। 15 नंबर, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। पहला है फॉरवर्ड ब्लॉक, अगस्त प्रस्ताव, आज़ादी हिंद फौज का गठन, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। अभी मैंने अगस्त प्रस्ताव ऊपर बताया था आपको, ठीक है। देखते हैं 15 नंबर यहाँ से। देखो 15 का ऐसे हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पहला फॉरवर्ड ब्लॉक, यहाँ पर जो जाएगा यहाँ से ये सही होगा, इसमें पहली बात यहाँ से आएगी, राइट। दूसरी बात आपकी आएगी यहाँ से मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस का मैंने तो 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद आएगा आपका अगस्त प्रस्ताव, अगस्त 1940 बताया था मैंने ऊपर, ठीक है। और आज़ादी हिंद फौज का जो गठन था ये कब हुआ था?
1939 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के भीतर यहाँ पर नए गुट का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक हमारा हो जाएगा 1 मई 1939। 1 मई 1939 से 2 बार हो गया। यहाँ पे मुस्लिम लीग वाला, मुस्लिम लीग कब था? ये था 22 दिसंबर 1939। ठीक है, दिसंबर ये मई है, तो ये पहले होगा ऊपर वाला। ठीक है, अब एक बचा हमारा कौन सा, आज़ाद हिंद फौज का गठन। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन 17 फरवरी 1942 को, 1942। तो आंसर हमारा पहले क्या होगा? पहला सबसे पहले ये आएगा। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बाद क्या आएगा? मुस्लिम लीग वाला आएगा। मतलब 1-4 यहाँ से हमारा पहले होगा। तो 1-4 कहीं कहाँ पर आ रहा है? सिर्फ इसमें आ रहा है। अगर 2 ही बातें आपको पता होती तो आंसर यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाता। सी यहाँ से इसका 15 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16, भारत सरकार ने अकाल को रोकने के लिए अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू की थी? आंसर हो जाएगा यहाँ से 16 का सी स्टेटमेंट, 1883। क्वेश्चन नंबर 17, 1765 में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आ गए थे? आंसर हो जाएगा 17 के आंसर से बी, खासी जनजाति के। ठीक है, क्वेश्चन 18, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से किस एक आदेश पारित करके अवैध यहाँ पर घोषित कर दिया था? आंसर हो जाएगा यहाँ से 18 का ए, अवैध संघ अध्यादेश। ठीक है, क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 19 का, ये की थी भीमराव अंबेडकर। सी यहाँ से 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 20 नंबर, बिहार कौमी लेखक दल का गठन किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का बी, 1921। बिहार कौमी सेवक दल है, ये बिहार राष्ट्रीय स्वयं सेवक कोर भी कहा जाता था इनको। इसका गठन 27 नवंबर 1921 में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, याद रखना है। और इसको बिहार प्रांतीय जो हमारी कांग्रेस कमेटी थी उसके द्वारा पर किया गया था। इसने सविनय विज्ञान आंदोलन के लिए लोगों को संगठित करने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें बाद में उपनिवेशवाद और यहाँ पर जो विरोधी गतिविधि थी उसके लेकर के सक्रिय भागीदारी करने पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो बातें याद रखनी है दोनों। 20 का यहाँ से बी करेक्ट आंसर है। 21 21 नंबर, ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठन किया गया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा 21 के आंसर से ये किया गया था डी, मतलब सभी का, स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग और यहाँ पर मैकडोनाल्ड आयोग। ठीक है, देखो भारत में हमारे अकाल के कारणों को अध्ययन करने के लिए जो हमारे तीनों आयोग थे यहाँ पर ब्रिटिश द्वारा यहाँ पर कई अकाल आयोग गठित किए गए थे। एक तो हमारा स्ट्रेची आयोग हो गया। ठीक है, किसके द्वारा गठित किए गए थे भी पूछ सकता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लिख लो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्ट्रेची आयोग हमारा 1880 में। ठीक है, और नियुक्तिकर्ता हमारे कौन थे इसके? लॉर्ड लिटन थे। राइट, और यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? सर रिचर्ड स्ट्रेची थे। राइट, और यहाँ पर जो इसका अनुशंसाएं क्या थी? एक स्थायी अकाल राहत के संगठन की स्थापना करना, ये इसकी अनुशंसाएं थी। ये स्ट्रेची के बारे में आप लिख सकते हो। लॉयल आयोग क्या था? इसके बारे में लिखोगे। ये कब हुआ था? 1897 में। ठीक है, 1907। और इसके बारे में देखते हैं, नियुक्तिकर्ता कौन था इसका? लॉर्ड हमारा एल्गिन द्वितीय, भारत के वायसराय जो थे। अध्यक्षता कौन किसने की थी? सर जेम्स लॉयल ने। कभी कभी लॉयल यहाँ पर लिखा जा सकता है ना, जेम्स लॉयल भी लिख सकते हैं। कारण क्या था? क्योंकि 1896 में 1897 में भयंकर अकाल था, उसके यहाँ पर ये सब इसका गठन किया गया था। इसकी अनुशंसाएं क्या थी लॉयल आयोग की? इसकी अनुशंसाएं थी यहाँ पर कि जो अकाल था उससे राहत को बेहतर तरीके से निकालना उसको बाहर। ठीक है, अनाज ले जाने के लिए यहाँ पर रेलवे अधिक उपयोग करना, तो ये सब इसकी बातें थी। मैकडोनाल्ड आयोग क्या था? देखो मैकडोनाल्ड जो हमारा आयोग था ये 1900 में यहाँ पर गठन किया गया। नियुक्तिकर्ता कौन था? लॉर्ड कर्जन। अध्यक्षता किसने की थी? सर एंटनी मैकडोनल ने की थी। कारण क्या था? क्योंकि 1899 और 1900 के बीच यहाँ पर अकाल के बाद इसका जो गठन किया गया था। और अनुशंसाएं क्या थी? ये संशोधित अकाल संहिता है ना। ये सब बातें आप एक अच्छे से नोट कर सकते हो। और ये सब पूरा की पॉइंट जैसे यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। स्ट्रेची आयोग लिखा आपने। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से मैंने पूरी बातें बताई वो लिखोगे। ठीक है, लास्ट में जो अनुशंसा बताया अनुशंसा में ऐसे करके की पॉइंट एक दो जो बताए उन्हें आप लिख लेना ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके नहीं लिखना कि आप लाइन से लिखते चले जा रहे हो, ऐसे पूरा पोथा बना दिया लिखते हुए नहीं। सिंपल सा याद करते टाइम हमेशा स्मार्ट लिखो। ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेची और यहाँ पर ये बात है जो दो बातें ऐसे करके, और जो हमारा अनुशंसाएं थी अनुशंसा यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, कुछ मतलब फ्रेम बना के लिखना है जिससे आपको याद रहेगा। आंसर 21 का क्या था? 21 को जो आंसर मैंने बताया था यहाँ से आपका ये डी करेक्ट होगा सभी। क्वेश्चन 22, किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? आंसर 22 का आंसर हो जाएगा ये करेक्ट जो होगा 22 का आंसर हो गया यहाँ से पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, पहला एंग्लो हमारा जो मैसूर युद्ध था 1767 में 1769 तक। ठीक है,
के दौरान यहाँ पर हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर मराठा और हैदराबाद के निजाम के यहाँ पर शुरू में खिलाफ जो हमारा यहाँ पर हुआ था और एक संयुक्त गठबंधन बनाया गया था, जिससे क्या हुआ, गिरते हुए यहाँ पर जो मुगल अधिकार था उसके खिलाफ यहाँ पर अपनी शक्ति को दावा करने का फैसला लेना। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 22 का ए करेक्ट है। 23 क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित जो हमारे समाचार पत्र थे उसकी गलत यहाँ पे बात कौन सी है। हमारी जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा संध्या आपका हो जाएगा, सचिन सान्याल नहीं होगा, यहाँ से होगा ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सचिन सान्याल ने 1922 में सेलुलर जेल में कारावास में दौरान अपनी पुस्तक बंदी जीवन यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, याद रखना है। संध्या एक क्रांतिकारी बंगाल समाचार पत्र था। ठीक है, इसका संपादन सचिन सान्याल ने नहीं बल्कि यहाँ पर ब्रह्मा जो बांधव थे, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, उन्होंने किया था। क्वेश्चन 24 लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वाइसराय थे। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है हमारी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड मेयो भारत के 4थे वाइसराय थे, राइट, 5वें नहीं थे, गलत हो गया। दूसरी बात, भारत में पहली जनगणना मेयो के शासनकाल में की गई थी, एकदम करेक्ट है। उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में और डब्लिन में इनको दफनाया गया था, ये भी बात उनकी करेक्ट है। ठीक है, डब्लिन किधर, आयरलैंड में। आपसे पूछेगा डब्लिन में दफनाया गया था, डब्लिन कहाँ पर है, कहाँ पर है, आयरलैंड में। बहुत लोग गलत करेंगे इसको, तो याद रखना है आयरलैंड में। ठीक है, और चौथा, लॉर्ड मेयो ने 1869 से 1872 तक भारत के वाइसराय थे, तो यहाँ पर ये बात करेक्ट है। आंसर 2, 3, 4 सही है, सही पूछा है तो डी। क्वेश्चन नंबर 25 है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों को शामिल नहीं है कौन सा। ठीक है, इसमें जो शामिल नहीं है ये हमारा हो जाएगा भारतीय के लिए यहाँ पर अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह को रोकने वाले यहाँ पर कानून। ठीक है, डी यहाँ से होगा, इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों हमारे 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं था। बाकी आप लिख सकते हो अपने जो नोट्स है उसमें कि 1857 जो था उसके विद्रोह में प्रमुख कारण, एक तो पहला नई शिक्षा प्रणाली, दूसरा विधवा पुनर्विवाद नियम, तीसरा भारतीय सैनिकों को अफगानिस्तान भेजना। तो इस तीनों पॉइंट नोट कर सकते हो। 26 देखते हैं। 26 है सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, ये कौन होंगी। तो देखो 26 में हमारा यहाँ से हो जाएगा, एक तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू किधर है, 1-4 में। ठीक है, अगला जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वाइसराय कौन थे। इसके वाइसराय थे जेम्स फोर्ड, बी का 1, ए का चौथा, बी का 1। ठीक है, 1925 में स्थापित संघीय न्यायपालिका या न्यायालय के प्रमुख यहाँ पर न्यायाधीश कौन थे। तो तीसरा हो जाएगा यहाँ से इसका, ये सर मॉरिस गोवायर। ठीक है, तो सी का 2, राइट। आगे देखते हैं डी, 1882 में गठित भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो थे उसके अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू हंटर। ठीक है, डी का आंसर हो जाएगा तीसरा। इस टाइप से आंसर हम देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, 4, 1, 2, 3 है ना, 4, 1, 2, 3 यहाँ पर देखते हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 बी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, यहाँ पर आ रहा है। आगे क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले पर अरविंदो घोष को बचाव किया था। आंसर हो जाएगा 27 के यहाँ से चित्तरंजन दास, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशरम सरकारी लीपापोती का पन्ना बताया था। आंसर हो जाएगा 28 का ए, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर आयोग को रिपोर्ट सरकार द्वारा बेशर्मी से लीपापोती के लिए पर एक बात का प्रश्न बताया था। ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट को आलोचना करते हुए यहाँ पर कहा था कि जो नरसंहार के लिए जनरल डायर और ब्रिटिश अधिकारियों को सामने यहाँ पर जो उनकी जिम्मेदारी ठहराने के लिए यहाँ पर विफल हो गई, इसी कारण यहाँ पर सरकार की जो कार्रवाई छिपाने के लिए यहाँ पर इसका प्रयास किया था। आंसर ए करेक्ट है। 29, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयत वाली एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है। आंसर हो जाएगा 29 का डी, थॉमस मुनरो, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 29 हो गया। 30 देखो, रैयत वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो और उसको आप पढ़ के थोड़ा सा इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, रैयत वाली महाल वाली दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन 30, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार का सचिव के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होता था। पहली बात क्या होगी, पहली बात ऐसे करेक्ट है, एकदम सही बात है। दूसरी बात, जॉन एडम्स ने के लाइसेंसिंग विनिमय 1823 के परिणामस्वरूप राजा राममोहन राय ने अपने मीरात उल अखबार का पर प्रकाशन रोकना पड़ा था। ठीक है, एकदम करेक्ट है। यहाँ से देखो स्टेटमेंट कैसे पूछ सकता है, इसी स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बना सकता है। कैसे, यहाँ पर जो राजा राममोहन राय का अखबार कौन सा था, राजा राममोहन राय
को अपने मिरातुल अखबार है ना, जिन्होंने प्रकाशन किया था। तो इसका प्रकाशन किसने किया था, आपसे बोलेगा मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया था, राजा राममोहन राय। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जॉन एडम्स ने जो लाइसेंसिंग विनिमय कब पारित किया था, 1823 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन कर भी यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो बाकी आपको प्रेसिडेंशियल अधिनियम कब था, 1799 में। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखनी है। आंसर हमारा दोनों करेक्ट है, सी बात सही है। 31 देखते हैं। स्टेलेगोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किससे मापने में किया जाता है। आंसर हो जाएगा 31 का ये पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव को यहाँ पर मापने के लिए यहाँ पर ये किया जाता है। आंसर हो जाएगा जो स्टेलेगोमीटर है एक ऐसा उपकरण है जिसे विशेष रूप से तरल पदार्थों के पृष्ठ तनाव को मापने के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया था। राइट, ये कोशिका ट्यूब से गिरने वाले तरल की बूंदों की संख्या की गणना करके यहाँ पर काम करता है। राइट, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी करेक्ट है 31 का। 32 ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत है। आंसर हो जाएगा 32 का यहाँ से ये जो इसकी दिशा के विपरीत है वेग के। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। ऋणात्मक त्वरण जो हमारा होता है जिसे मंदी या मंदता भी कहा जाता है। ठीक है, तब होता है जब किसी वस्तु का त्वरण उसके वेग से विपरीत दिशा में होता है। इसका मतलब है कि वस्तु धीमी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो त्वरण उसका है वेक्टर वो गति की दिशा में वेग के विपरीत काम कर रहा है, इसलिए वो धीमी हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वेग यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। कोई चीज़ अगर इधर जा रही है, ठीक है, स्पीड में जा रही है, तुम अगर हल्का सा स्पीड इधर पीछे से खींचोगे तो क्या होगा, इसका पहले की अपेक्षा गति थोड़ी कम हो जाएगी ना, तो इसका अपोजिट जो बल काम करता है वो हमारा इसमें ऋणात्मक दिशा की ओर विपरीत है, तो यहाँ से इसका वेग करेक्ट आंसर है। 33 परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। आंसर हो जाएगा 33 का ये काम करता है परावर्तन पर, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारदर्शी एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग छिपे स्थान या बाहर ऊंचाई के साथ देखने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ये विशेष रूप से पनडुब्बी टैंक और जो खाई होती है उनको निगरानी करने के लिए यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। आपसे बोलेगा इसका जो पारदर्शी इसका उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है जो मैंने आपको बताया वहाँ पर लिख सकते हो। कार क्या होता है, ये हमारा परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये बोलेगा कि पारदर्शी है किस सिद्धांत पर काम करता है, ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करेगा। क्वेश्चन 34 ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। आंसर हो जाएगा 34 का इसका जो उपयोग किया जाता है यहाँ से ये हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 35 बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट जो हमारा गतिज ऊर्जा होती है क्या, इसकी गतिज ऊर्जा जो हमारी होती है ये होती है बहुत कम। ठीक है, बोसोन की यहाँ पर गैस की जो परम शून्य के बेहद करीब तापमान तक ठंडा करने के लिए पर जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है BC ये बनता है, और इतने कम तापमान पर कणों को गतिज ऊर्जा भी बेहद कम हो जाती है और उनकी संभावित ऊर्जा बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ पर परिणामस्वरूप वैसी स्थिति बनी रहती है। जब तापमान पूर्ण शून्य के करीब हो जाता है तो बोसॉन एक यहाँ पर क्वांटम अवस्था में संग्रहित हो जाता है, जिससे क्या होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनता है। आंसर यहाँ से 35 का ए करेक्ट होगा। 36 गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त होगी। आंसर हो जाएगा 36 का सबसे उपयुक्त स्थिति हमारी होगी उच्च दाब निम्न तापमान। ठीक है, ए यहाँ से 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है। इसकी जो चुंबकीय प्रकृति होगी ये हो जाएगी यहाँ पर ऋणात्मक होगी। ठीक है, धनात्मक नहीं होती है, याद रखना है। ठीक है, ये जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, तो वह क्षेत्र जो होता है उसके विपरीत दिशा में एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिससे क्या होगा प्रतिकर्षित होता है। और यहाँ पर हमारा जो डेमोग्रेटिक पदार्थ है उसमें चुंबकीय संवेदनशीलता कम और नकारात्मक होती है। ठीक है, याद रखना है आंसर 37 का बी करेक्ट है। 38 यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर हो जाएगा 38 का जो उसकी फोकस दूरी है ये पड़ेगा अपवर्तित, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्या होगा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है। आंसर हो जाएगा 39 का यहाँ से डी गामा किरणों में। ठीक है, क्वेश्चन 40 किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का चालन ऋणात्मक छिद्र जो होते हैं उसकी रिक्ति के कारण होता है। आंसर हो जाएगा 40 का यहाँ पर करेक्ट जो होगा ये ए पी प्रकार के अर्धचालक में। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक में चालन मुख्य रूप से छिद्रों की गति के कारण होती है। जो वैलेंस जो बैंड होते हैं उसमें गायब इलेक्ट्रॉनों द्वारा पर छोड़ी गई रिक्तियाँ ये जो छिद्र है धनात्मक ऋण जो ऑपेस होते हैं उसका वाहक रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन 41 फिनोल का 1% घोल है। ठीक है, फिनोल का मतलब 1% घोल है ये कीटाणुनाशक। राइट, फिनोल का 1% घोल कीटाणुनाशक के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, ना कि एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा, याद रखना है, गलत हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 41 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, कीटाणुनाशक वे हमारे रसायन होते हैं
जिनका उपयोग फर्श पर और उपकरण जैसी यहाँ पर निर्जीव वस्तुएं उस पर सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा 42 का बी, कांच का। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना? 1.5 से 1.54 तक। ठीक है, इसके अपेक्षा जल का कितना होता है? जल का आपको हो जाएगा पानी का 1.33। ठीक है, बेंजीन का आपको हो जाएगा 1.50। ठीक है, और कांच का मैंने आपको बता दिया, CO2 का हो जाएगा आपको 1.00045। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 42 का आंसर बी, कांच। पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें से निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? आंसर हो जाएगा 43 का जो मिलाया जाता है ये बोरेक्स, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का बी, तत्व का रंग। है ना, तत्व का रंग एक आवर्त की प्रकृति नहीं होती है। किसी तत्व का रंग जटिल इलेक्ट्रॉनिक जो संक्रमण होते हैं उसका अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। जो आवर्त सारणी की स्थिति होती है उसके बजाय इलेक्ट्रॉन के विन्यास का क्रिस्टल चित्र का प्रभाव को कारकों पर निर्भर करता है। 44 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 देखते हैं यहाँ से, सूची को सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर गैस ईंधन है ना, और यहाँ पर मुख्य घटक इसके बोला है। राइट, तो देखते हैं। देखो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है इसमें हो जाएगा, बोला है CNG आपको हो जाएगा यहाँ से मीथेन और इथेन हाइड्रोजन। यहाँ से इसका पहली बात ये मैच करेगी, 1 का 3। बी की क्या होगी? बी की हमारी हो जाएगी कोयला गैस आपको हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से चौथा है ना, यहाँ से चौथा होगा ये। एलपीजी आपका हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा एलपीजी वाला। जल गैस क्या होगा? जल गैस आपका हो जाएगा यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से। ठीक है, तो आंसर बाहर हो जाएगा 45 का सी करेक्ट आंसर है, तो यहाँ से सी करेक्ट आंसर। ठीक है, 46 नंबर देखते हैं। 46 यहाँ से प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? आंसर हो जाएगा 46 का यहाँ से A0। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद नहीं होता, न्यूट्रॉन मौजूद यहाँ पर कोई नहीं होता है। ठीक है, प्रोटियम जो होता है इसमें हाइड्रोजन राइट का सबसे आम स्थानिक यहाँ पर होता है, जिसमें नाभिक में कोई यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होता। इसकी परमाणु संरचना में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसे ड्यूटेरियम 1 न्यूट्रॉन और जो ट्रिटियम 2 है 2 न्यूट्रॉन जैसे यहाँ पर अन्न और हाइड्रोजन के समस्थानिक से अलग करते हैं। और न्यूट्रॉन की यहाँ पर जो अनुपस्थिति होती है वो प्रोटियम के हाइड्रोजन का सबसे हल्का और सबसे स्थिर रूप बनाती है। सिंपल सी बात याद रखना है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन है? 0, कोई नहीं है। ठीक है, प्रोटियम की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 1 होता है। प्रोटॉन कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1 होती है। प्रोटॉन कितना होता है? 0 और प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0। ठीक है, और अगला क्या है? प्राकृतिक प्रचुरता क्या होती है इसमें हाइड्रोजन का करीब लगभग 99% यहाँ पर देखा जाता है, 99.99 मान सकते हो ऐसा भी। ठीक है, तो ऐसा भी सब बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का डी, सिरका। ठीक है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का डी, ZnCO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 यहाँ पर मैच करना है सूची को, देखते हैं। क्रैकिंग, ठीक है, क्रैकिंग हो जाएगा हमारा यहाँ से पेट्रोलियम। ठीक है, प्रगलन आपको हो जाएगा तांबा, और हाइड्रोजनीकरण आपको हो जाएगा यहाँ से खाद वसा, और वल्नीकरण आपको हो जाएगा यहाँ से रबर। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 49 का जो मैच कर रहा है एक दूसरे से, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 49 हो गया। 50 नंबर, स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है? कम करने पर जो दाब होता है ये क्या होगा? बढ़ेगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर। बैल के नियम के अनुसार यहाँ पर जो बात है ये बताई जा रही है। ठीक है, 51, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम है? आंसर हो जाएगा 51 का यहाँ से सी, माइक्रोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर देखते हैं, फूल का प्रजनन भाग कौन सा होता है ना, जो हमारा फूल का जो प्रजनन भाग होता है वो कौन सा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ए, कैंसर और अंडप, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53, शरीर की वृद्धि में नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे आवश्यक जो पोषक तत्व होगा ये हमारी प्रोटीन होती है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। प्रोटीन है शरीर के विकास कर नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए यहाँ पर सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है। वे ऊतकों के निर्माण में और मरम्मत मांसपेशी उसकी वृद्धि करने में यहाँ पर विकास करता है। ठीक है, तो आंसर 53 का जो होगा ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 54,
नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है? नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का सी, ट्रीपेनोसोमा है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, जिसे अफ्रीकी ट्रीपेटसोमियासिस के नाम से यहाँ पर भी जाना जाता है, राइट। ट्रीपेनोसोमा जो है ये ब्रूसी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ये तसे तसे लिखो, ऐसे लिख लो, तसे तसे, ठीक है। ये तसे तसे मक्खो, सॉरी मक्खी यहाँ पर है, मक्खो दिख रहा है, मक्खी के काटने से यहाँ पर मनुष्य में फैलता है, ठीक है। तसे तसे मक्खी के काटने से यहाँ पर फैलता है। आपसे पूछेगा कि यहाँ पर जो हमारा नींद की बीमारी का कारण जो होता है ये किस मक्खी के काटने से होता है, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो ये भी, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 54 का सी हो गया। 55 देखते हैं। 55 है mRNA वैक्सीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? mRNA वैक्सीन हमारे यहाँ से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का कोरोना वायरस, ठीक है। 56 निम्नलिखित में से कौन सी एक मादक पदार्थ या मादक जो दर्दनाशक दवा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 56 का आंसर करेक्ट, ये हो जाएगा ए मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन हमारा एक मादक दर्दनाशक दवा है। एक उदाहरण माना जाता है मादक दर्दनाशक जिसे ओपियोइड यहाँ पे कहा जाता है, जो गंभीर दर्द से राहत देने के लिए पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करता है, ठीक है, और यहाँ पर आसानी से नींद ला सकता है। 57 कौन सा वर्णक पौधे को पराबैंगनी जो हमारी किरणें हानिकारक उसके प्रभाव से बचाता है? आंसर हो जाएगा 57 का, ये बचाता है जो कैरोटीनाइड, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 58 निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है? यहाँ से, ठीक है। 58 का आंसर जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा बी, ठीक है। 58 का आपका हो जाएगा यहाँ से 58 का बी नहीं होगा, 58 का यहाँ से ए होगा स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो शोषण बोला है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा जो उत्पादन है, उष्मा ऊर्जा का उत्पन्न होती है वो हमारी होती है उष्मा ऊर्जा शोषण में, ठीक है। ये यहाँ से करेक्ट होगा 58 का ए शोषण सही होगा। पाचन गलत है, मैं पाचन लगा रहा था, राइट। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से किसने बताया था कि यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं विभाजित होती हैं और यहाँ पर मौजूदा कोशिकाओं के विभाजन में नई कोशिकाएं बनाती हैं? आंसर हो जाएगा 59 का यहाँ से ये बी स्टेटमेंट विर्चो। विर्चो के एक जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ओमरिस सेल्यूला, ए सेल्यूला जिसको बोलते हैं, उसकी अवधारणा यहाँ पर प्रतिपादित की थी। इस अवधारणा के अनुसार सभी जीवित कोशिकाएं पहले मौजूद कोशिकाओं द्वारा विभाजन उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 नंबर 60 नंबर यहाँ से पौधों में लचीलापन किस ऊतक के यहाँ पर कारण होता है? आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ से जो इसके होता है हमारा कोलेन काइमा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 61 पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा 61 का यहाँ से ये प्रदान किया गया था बी 243 डी के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन से युग्म अनुच्छेद प्रावधान में सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? राइट, नहीं सम्मिलित कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा 124 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख यहाँ पर न्यायालय होगा, ये बता रहा है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन सब संबंधित होगा। यहाँ पर भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय चाहिए और इसका यहाँ पर गठन किया जाना चाहिए। यहाँ पर इसके अभिलेख और न्यायालय से नहीं होगा तो गलत हो जाएगा ये, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा गलत जो पूछा है वो ये होगा 62 का ए। 63 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा 63 का जो उल्लेख किया गया ये किया गया है ए 2, है ना, मतलब 2 प्रकार के यहाँ पर जो समानता है उसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 64 देखो कौन कौन से यहाँ पर ये भी जान लो कि यहाँ पर हमारे 2 प्रकार की जो समानता उसका उल्लेख किया गया कौन कौन सा? एक तो प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है, और दूसरी अवसर की समानता, ठीक है। प्रतिष्ठा की, दूसरी यहाँ पर अवसर की, ठीक है। तो दोनों बातें आपको यहाँ से याद रखना है। आंसर हो जाएगा ये 2, ठीक है, 63 का ए। 64 अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में आपको विचार करना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। पहली बात क्या होगी सोचना है आपको। पहली बात हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो संशोधन है जो इस संसद में पेश किया सकता है, संसद के किसी भी सदन में, राइट, लेकिन राज्य की विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ये बात आपको नोट करके लिख लेना है, अलग से बात, ठीक है। तो पहली बात सही है। विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया सकता है, निजी सदस्य द्वारा नहीं। देखो जो विधेयक हमारा मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया सकते हैं, दोनों की जरूरत तो गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, राइट।
तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर इसके राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता, संविधान में जो संशोधन है उस पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, एकदम सही बात है। चौथा, संघीय प्रावधानों में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, किसकी नहीं होती, ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। 1 और 3 बात सही है, गलत पूछा है तो 2 और 4 बी यहाँ से, सॉरी डी यहाँ से करेक्ट होगा। सही गलत में याद रखना है कि क्या पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा, ये सदस्य की संख्या 3 होती है, ठीक है। आयोग के सदस्य की संरचना होती है, हमारी जो आयोग की संरचना होती है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राइट। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विसदनी प्रणाली का एक अनिवार्य विशेषता है? आंसर हो जाएगा 66 का यहाँ से संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली हमारा इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी निश्चित संस्कृति की समृद्धि विरासत संरक्षित करना और उसका महत्व को समझना, ये हमारा क्या होगा, एक मौलिक कर्तव्य होगा। बी हमारा 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68 देखते हैं। स्टेट है ऐसे, इसमें भारत के नेता के मलबा परीक्षक जो होते हैं कैग, उसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का सी, ये संघ और राज्य सरकार, ठीक है। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान की 5वीं सूची में किन 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण में संबंधित है? आंसर हो जाएगा 69 का यहाँ से, जो 69 का आंसर होगा यहाँ से वो हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट। यहाँ से इसका 69 का करेक्ट आंसर बी सही है, ठीक है। भारतीय संविधान की हमारा जो 6ठी अनुसूची है, राइट, उसमें अनुच्छेद 244(2) के तहत यहाँ पर और 275(1) में कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के लिए स्वयं जिला परिषद ADC का प्रावधान करती है, ठीक है। छठी अनुसूची में केवल निम्नलिखित राज्यों में शामिल हो सकते, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, चारों को लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया था? आंसर हो जाएगा 70 का यहाँ से, ये लिया गया था ब्रिटेन, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 71 नंबर देखते हैं। 71 यहाँ से निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है। केलकर समिति, LK झा समिति, सुखमय चक्रवर्ती समिति, ठीक है, सभी। तो यहाँ से बोला कि कौन से यहाँ पर जो स्टेटमेंट एकदम सही है। आंसर हो जाएगा 71 का, यहाँ पर सभी बातें एकदम करेक्ट है। केलकर समिति सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को लेकर के, LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड यहाँ पर सुखमय चक्रवर्ती है मौद्रिक प्रणाली और पुनर्विचार, तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर 71 का हो जाएगा डी, तीनों बातें करेक्ट है। 72, जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा 72 का, ये प्रभाव पड़ेगा, ये घटेगा, ठीक है। 73 देखते हैं। राष्ट्रीय आय अनुमान का पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन कब यहाँ पर जारी किया गया था? आंसर हो जाएगा, ये जारी किया गया था 1948 और 1949, है ना, इसके बीच में यहाँ पर ये जारी किया गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत की जो राष्ट्रीय आय अनुमान है, इसका पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन 1948-49 में जारी किया गया था। इसे राष्ट्रीय आय समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसे 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसका व्यवस्थित रूप से यहाँ पर अनुमान लगाने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात व्यवस्था अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित हो सकता है? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आय असमानता से, ठीक है। जो हमारा गिनी गुणांक है, गिनी अनुपात के रूप में भी जाना जाता है। ये एक सांख्यिकी उपाय है जिसका उपयोग जनसंख्या के मार्ग भीतर आय असमानता डिग्री को यहाँ पर लेकर के प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ये 0 से 1 तक होता है, ठीक है। और जहाँ 0 का हमारा होता है अर्ध पूर्ण समानता को दर्शाता है, सभी आय समान है, मतलब ऐसा, ठीक है। और 1 जो हमारा होता है पूर्ण असमानता को दर्शाता है, मतलब एक व्यक्ति के पास सारी आय है, ये दिखाएगा 1 को, राइट। तो यहाँ से ये बातें याद रखनी है। और जो अन्य है, अन्य के हिसाब से यहाँ पर जो पास कुछ नहीं है, यहाँ पर ये भी बताता है, ठीक है। इसकी गणना लॉरेंज वक्र है उसके आधार पर की जाती है, ये भी याद रखना है। किसके आधार पर की जाती है? लॉरेंज वक्र के आधार पर की जाएगी, ठीक है। मुद्रास्फीति की दर समय के साथ साथ वस्तु के सेवाओं के बीच यहाँ पर जो स्तर है उसके परिवर्तन को मापती रहती है, ठीक है। अगला पॉइंट, एक और पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पर, जो गरीबी सूचकांक है एक निश्चित आय सीमा जैसे गरीब रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को यहाँ अनुपात को मापता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है 74 की। 75 देखते हैं। 75 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित नहीं कर रहा है? इसमें से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा हमारा
अमर्त्य सेन, गरीबी का दुष्चक्र, ये हमारा गलत है, क्योंकि अमर्त्य सेन यहाँ पर जैसे इनके बारे में देखते हैं। अमर्त्य सेन हमारे ये नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन विकास अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाने जाते थे और विशेष रूप से क्षमता दृष्टिकोण जो मानव के विकास स्वतंत्रता को लेकर कल्याण पर केंद्रित थे। साथ ही बहुआयामी उपाय जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य माध्यम से यहाँ पर गरीबी को समझने के लिए उनके योगदान के लिए भी जाने जाते थे। ठीक है, यहाँ पर जो बोला कि ये जो गरीबी को दुष्चक्र को लेकर के, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल क्या थे? अल्फ्रेड मार्शल जो हमारे थे ये सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत को बताया था, सही है। के जेएम कीन्स जो थे, जेएम कीन्स से क्या था? जेएम कीन्स हमारे यहाँ से जो तरलता वरीयता थी उसके सिद्धांत को यहाँ पर बताया था। ठीक है, बाकी आपके तीनों करेक्ट है, डी वाला से गलत होगा। क्वेश्चन 76 है, संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अविकसितता का प्राथमिक कारण क्या था? अविकसितता जो हमारा प्राथमिक कारण था ये हो जाएगा यहाँ से 76 का करेक्ट आंसर, यहाँ से गरीबी का दुष्चक्र। ठीक है, संतुलित विकास का जो हमारा सिद्धांत है अनुसार अविकसितता का जो प्राथमिक कारण होगा गरीबी का दुष्चक्र है। ये दुष्चक्र कम आय, कम बचत, कम निवेश और कम उत्पादन की वस्तुएं उसको यहाँ पर लेकर के यहाँ पर चक्र को बताता है। ठीक है, ये संतुलित विकास जैसे यहाँ पर कि यहाँ पर रागरार जो नरकसे थे उसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ये बताता है कि यहाँ पर जो अविकसित देश हैं उसमें विकास की प्रमुख बाधा गरीबी कैसे दुष्चक्र हो सकती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 76 का, यहाँ से ए करेक्ट आंसर है। 77 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के अधीन किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा ये आर्थिक मामलों का विभाग जो होता है उसके तरह पर जारी की जाएगी। आर्थिक मामलों का विकास जो हमारा होता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर ये जो तैयार की जाएगी। राइट, इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार मार्गदर्शन के रूप में तैयार किया जाता है और इसे केंद्रीय बजट में ठीक पहले संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, याद रखना आंसर 77 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तो देखो टेस्ट नंबर यहाँ पर एडुटेरिया का जो फुल टेस्ट था, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट, इसका मैंने आपको पहले टेस्ट का 77 क्वेश्चन आपको करा दिया है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन लेंगे 78 नंबर से वो मैं आपको करूँगा पार्ट नंबर 2 में। राइट, देखो यहाँ पर जितने भी मैंने टॉपिक बताया टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अभी आपके पास बहुत टाइम है टेस्ट लगाने के लिए, तो करीब 70 से 80 या 100 क्वेश्चन आप रोज सॉल्व करोगे तो भी आपका चलता रहेगा। लेकिन आपको स्टैटिक जाके भी जैसे साइंस है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सब चीज़ आपको डीप जाके पढ़नी है। बाकी आपको फुल लेंथ टेस्ट में तो कवर ही हो जाएंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, पूरे दिन में आपको क्या करना होता है, आपको सिलेबस बना लो। हिस्ट्री जो आपका वीक एरिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी जो है अपना यहाँ पर पूरे दिन में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर जो मैं टेस्ट करवाता हूँ सुबह 8 से 8:30 बजे, वो बैठ के सुबह आपको स्टार्टिंग टेस्ट से करनी है। जो वहाँ पे भी अगर टॉपिक नहीं समझ आता वो टॉपिक जाकर आपको फिर से डीप पढ़ना है और आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। ठीक है, स्टार्टिंग जो मैं करूँगा वो टेस्ट से करूँगा, तो आपको भी स्टार्टिंग जो करनी होगी वो टेस्ट से यहाँ पर करनी होगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से 8 बजे या 8:30 बजे मैं आपको रोज़ डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको यहाँ पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।